सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, या फिर कह सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि ये सारे लॉ न्यूटन ने दिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने पिछला चैप्टर अच्छे से पूरा पढ़ लिया होगा, अच्छे खासे क्वेश्चन लगा लिए होंगे और आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो उस चैप्टर में था न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स होता क्या है? ठीक है, ये वो वाला फोर्स नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, ये फिजिक्स वाला फोर्स है। तो पिछले चैप्टर में हमने ये देखा कि मोशन हो रहा था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, कोई मान लीजिए रामलाल है, वो मोशन कर रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्डेट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा था मोशन हो रहा है, पर उसमें हमने ये नहीं देखा था कि मोशन क्यों हो रहा है, ना हमने किसी ने सोचा था। ठीक है, तो इसमें हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। मोशन क्यों होता है, कोई चीज़ एक्सेलरेट क्यों करती है, रिटार्डेट क्यों करती है, उन सबका जवाब है फोर्स, क्योंकि उसमें फोर्स लगता है। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, किसी चीज़ को हम धक्का देते हैं या किसी चीज़ को खींचते हैं तो ये फोर्स कहते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन है, क्लास 8th में शायद पढ़ाई जाती है। अब थोड़ी और अच्छी डेफिनेशन देखेंगे, अच्छे से इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, फोर्सेस आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शन। एवरीडे एक्शन में फोर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग। तो जैसे पुशिंग मतलब किसी चीज़ को पुश करते हैं, जैसे कहीं जैसे कार्टन है, इसको मुझे पुश करके वहाँ तक ले जाना है तो इसको पुशिंग कहेंगे। या फिर जैसे कि हम दरवाज़ा खोलते हैं तो उसको पुल करते हैं तो वहाँ फोर्स लगा रहे हैं। और लिफ्टिंग, कोई चीज़ उठाते हैं उसमें भी फोर्स लगा रहे हैं। स्ट्रेचिंग, कोई चीज़ खींचते हैं उसमें भी फोर्स लगा रहे हैं, जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, ट्विस्टिंग, किसी चीज़ को ऐसे मोड़ते हैं, जैसे कपड़े धोने के लिए पानी निचोड़ते हैं तो ऐसे ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ भी फोर्स लगा रहे हैं। प्रेसिंग, किसी चीज़ को प्रेस करते हैं, दबाते हैं। प्रेसिंग में क्या करते हैं, जैसे प्रेस है, प्रेसी का आप ले लीजिए, ऐसे करके प्रेस करते हैं ना आयरन, तो फोर्स लगा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब डेली लाइफ में हम फोर्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि मतलब कि जितने भी काम होते हैं फोर्स के बिना तो जैसे कुछ हो ही नहीं। जैसे हम लोग चलते हैं तो ज़मीन में फोर्स लगा रहे हैं। जैसे हम इसमें मैं इस मार्कर से वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ तो मैं इसमें एक फोर्स लगा रहा हूँ तभी तो लिख पा रहा हूँ, वरना कैसे लिखूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होता है। अब हम इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मान लीजिए किसी पे भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमको फोर्स दिखती थोड़ी ना है कि हाँ हम फोर्स लगा रहे हैं, देखिए फोर्स दिख रही है, तो फोर्स हमें दिखती नहीं है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि फोर्स लग रही है या नहीं लग रही? तो हम उसके इफ़ेक्ट्स ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इफ़ेक्ट ऑब्जर्व करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, फोर्स क्या क्या कर सकता है। नंबर 1, मूव, मतलब कोई स्टेशनरी है, जैसे ये ब्लॉक है, ये रुका हुआ, तो इस पर फोर्स लगाओगे तुम तो ये चलने लगेगा। तो देखिए, फोर्स मूव करने लगता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे अगर मान लीजिए स्टेशनरी था तो ये चलने लगा, तो यहाँ पे फोर्स लगा है। ठीक है, दूसरा स्टॉप, मान लीजिए कोई चल रहा है ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगे, एक से ऐसे हम इसको एक्सेलरेट कर रहे थे, इसको रिटार्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी दूर बाद यहाँ जाके रुक जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमने फोर्स लगाया, चलते हुए को रोक दिया। ठीक है, तीसरा है चेंज ऑफ स्पीड। अब मान लीजिए कि इसी को v स्पीड से चल रहा था, मान लीजिए v1 से चल रहा था और हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड कम होती गई, पर इसको रुकने से पहले हमने छोड़ दिया तो इसकी स्पीड v2 हो गई। तो स्पीड थोड़ी कम हो गई ना, तो स्पीड चेंज हो गई। या फिर हम इसको इसी डायरेक्शन में लगाते तो स्पीड बढ़ जाती फोर्स की। ठीक है, तो स्पीड चेंज कर देता है फोर्स, तब हम इस केस में कह सकते हैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। चौथा है चेंज ऑफ डायरेक्शन। मान लीजिए कि ये रामलाल खड़ा है और यहाँ से एक फुटबॉल आ रही है। ठीक है, फुटबॉल आ रही है, तो जैसे यहाँ आई, इसने किक किया और फुटबॉल यहाँ जाने लगी, तो इसमें क्या हुआ, फुटबॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो इसने फोर्स लगाई और फुटबॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ फोर्स अप्लाई हुई है। ठीक है, पांचवा है चेंज शेप, मतलब कि जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ठीक है, नेचुरल लेंथ पे है, मतलब ऐसे ही पड़ी हुई है। अब हम यहाँ से इसको खींचेंगे, यहाँ से इसको खींचेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ये इलोंगेट हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। या फिर हम इसको कंप्रेस करेंगे, अगर कंप्रेस करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी, इतनी रह जाएगी। ठीक है, अभी इतनी होगी, तो फिर क्या हो रहा है, देखिए शेप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले इलोंग की तो लंबी हो गई, कंप्रेस की तो छोटी हो गई। ठीक है, तो इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया। तो ये 5 इफेक्ट हैं फोर्सेस के। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है।
तो आइए अब हम देखते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है, बैलेंस, और एक देखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस क्या है? इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। मान लीजिए किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कोई ये बॉडी है, इस पर हर जगह से बहुत डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और अगर इन सब का रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाए, रिजल्टेंट ज़ीरो, तो इसको कहेंगे कि बॉडी में बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब कोई इसका मोशन ना हो अगर रेस्ट पे थी, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। तो जैसे कि अभी आपने वैसे ग्रेविटेशन पढ़ा नहीं है, पर आप सबको इतना तो पता ही होगा बेसिक नॉलेज की हम पे हमेशा नीचे की तरफ ग्रेविटी लगती है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये ब्लॉक इस टेबल पे, मान लीजिए ये सरफेस है, सरफेस पे रखा है, तो इस ब्लॉक पे नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, और ये इस टेबल को पुश कर रहा है। अभी आपको ये नॉर्मल रिएक्शन वाला टर्म समझ नहीं आएगा, पर जब मैं आपको थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ाऊंगा तब समझ आ जाएगा। तो ये टेबल इसको पुश कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। और मान लीजिए हम अगर इसको इधर से पुश कर रहे हैं, फोर्स ऑफ पुश इधर पुश कर रहे हैं, और यहाँ टेबल पे फ्रिक्शन भी मौजूद है, तो फिर जब हम किसी चीज़ को जैसे पुश करते हैं तो एकदम से थोड़ी ना मूव करने लगता है, थोड़ा हम अपना फोर्स बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते फिर एक पॉइंट पे आके वो मूव करने लगता है। तो मान लीजिए इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ लग रहा है, तो उसी के बराबर हम ये अपना फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ पुश लगा रहे हैं, तो ये इसको अपोज कर रहा है। तो मतलब देखिए सारे फोर्स इसके बैलेंस है ना, ग्रेविटी ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुश के बराबर है, तो ये कहीं मूव नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब इस पे इन चारों फोर्सेस का कोई फोर्स लग तो रहा है पर इनका कोई असर नहीं हो रहा है, इसका रिजल्टेंट जीरो है, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्सेस। और बैलेंस फोर्सेस भले ही मोशन नहीं कर सकता, जैसे हमने चार चीज़ें बताई थी, मूव, स्टार्ट, चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन, इनमें से ये चार तो कुछ कर नहीं सकता। देखिए ये रेस्ट पे है तो बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये मूव तो नहीं करने लगेगा। और मान लीजिए मूव कर रहा होता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता, मूव कर रहा होता, तो और इस पर ये बैलेंस फोर्सेस अगर लगाते तो वो स्टॉप भी नहीं हो जाता, ठीक है, जितनी स्पीड से मूव कर रहा था उतनी ही से करता रहता, ठीक है। और इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वहीं पे खड़ा है, और इसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी, जैसे मैंने बताया कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। तो वो चारों तो इसमें नहीं होंगे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। और पांचवा इफेक्ट था, क्या था कि चेंज इन शेप, चेंज इन शेप हो सकता है बैलेंस फोर्सेस में, चेंज इन शेप हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो इस पर मान लीजिए आपने इधर से फोर्स F लगाया और इधर से भी फोर्स F लगाया, ठीक है, तो ये मूव तो नहीं करने लगेगी ना, ये स्टॉप हो जाएगा अगर चल रही होगी, स्पीड कुछ नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, पर इसका शेप तो छोटा हो जाएगा ना, ये छोटी हो जाएगी ना, कंप्रेस तो हो जाएगी। तो फिर जो बैलेंस फोर्स है भले ही वो चार इफेक्ट नहीं दिखाता, पर आखिरी वाला इफेक्ट जो कि है चेंज शेप उसको हमेशा शो करता है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट था, मैंने सोचा आपको बता दूँ। और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स में वो डायरेक्शन भी चेंज करेगा, स्पीड भी चेंज होगी, रुक भी जाएगा, चलने भी लगेगा और शेप भी चेंज होगी। ये पांचों चीज़ें होती हैं। जैसे कि जैसे कि इसको हमें बैलेंस फोर्स की जगह अनबैलेंस फोर्स बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स ऑफ पुश है इसको हम इंक्रीज़ करेंगे तो एक लेवल पे आके फ्रिक्शन एक लेवल तक तो इसको अपोज कर सकता है, पर जब हम इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, तब इसको मूव होना ही पड़ेगा। तो देखिए इसका मतलब इस पर अनबैलेंस फोर्स लग रही है, अब ये मूव होने लगा है, तो उसमें कोई एक मतलब वो मूव होता है, मतलब उसमें मोशन होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। मतलब कि रिजल्टेंट जो होता है सारे फोर्स का उसमें ज़ीरो नहीं होता है, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है अनबैलेंस फोर्स में, ठीक है। और बैलेंस फोर्स में क्या होता है, रिजल्टेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर में मतलब क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, छोटा चैप्टर है, आराम से समझते चलिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। इसका मतलब क्या है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लॉ है। इसका मतलब यह है कि एक बॉडी है, मान लीजिए रामलाल है, ये रेस्ट पे खड़ा है, ठीक है, छोड़िए रामलाल छोड़िए, एक मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, ये रेस्ट में है, ठीक है, तो
इसका मतलब है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, जो चीज़ रेस्ट में वो रेस्ट में ही रहेगी। और मान लीजिए दूसरा बॉक्स है, ये v स्पीड से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो चीज़ मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वो मोशन में ही रहेगी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, समझे ना। जैसे कि ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट ही में तो रहेगा, मतलब कोई इसको चलाने के लिए कोई फोर्स ही तो लगेगी, तो बस वही न्यूटन भाई साहब ने कह दिया कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगती तब तक ये चल ही नहीं सकता, और इसको जब तक ये फोर्स नहीं लगती तब तक इसको ये रुक ही नहीं सकता। तो एक ह्यूमर के लिए एग्जांपल लेने के लिए, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, वो शैतानी कर रहा है, तो वो कब तक शैतानी करेगा, जब तक उसको 2 तमाचे नहीं मिल जाएंगे, ठीक है, फिर वो आराम से बैठ जाएगा। तो वो स्टेट ऑफ मोशन में था, मतलब शैतानी करे जा रहा था, फिर जब उसकी मम्मी आके 2 मार देती है, फिर आराम से बैठ जाता है, ठीक है। एज अ ह्यूमर वी कैन टेक दिस एग्जांपल कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता तब तक वो चीज़ चलती ही रहेगी, ठीक है। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो अब हम देखते हैं इनर्शिया के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि कोई चीज़ चल रही है तो चलते रहना चाहती है, और रुकी है तो रुके रहना चाहती है, जब तक कि कोई फोर्स रुकी रहेगी जब तक कोई फोर्स न लगाया जाए। तो फिर इनर्शिया बॉडी की वो टेंडेंसी है कि जैसे कि कोई चीज़ रुकी है तो रुके ही रहना चाहती है, वो मूव होना नहीं चाहती है, और कोई चीज़ चल रही है तो वो कंटिन्यू स्ट्रेट लाइन चलना चाहती है सेम वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये उस टेंडेंसी को बोलते हैं बॉडी की, कि वो रुकी है तो रुकी ही रहना चाहती है। तो एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन को रेजिस्ट करती है। मान लीजिए कोई चीज़ रुकी है, ठीक है, तो अगर वो उसका स्टेट चेंज हो रहा है कि अगर उसको फोर्स लगा के मूव कराना चाहे तो उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, इसको रेजिस्ट करती है थोड़ा कि नहीं मुझे चेंज नहीं होना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी चल रही है तो अगर उसको तुम्हें रोकना है तो तुम्हें थोड़ा रेसिस्टेंस मिलेगा ना, तुम थोड़ा धक्का मिलेगा, मतलब कि वो उस चीज़ को एक तरह से रेजिस्ट करती है कि चल रही तो चलना चाहती है और रुकी है तो रुके रहना चाहती है। मैं इसके अभी आपको काफ़ी सारे एग्जांपल दूंगा। और जैसे कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स मास। अब देखिए जितना बड़ा बॉडी होगा उतना बड़ा आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई छोटी सी कार है, ठीक है, तो वो रुकी है तो आप उसको पुश करेंगे तो ऐसे करके ऐसे मार देंगे, छोटी खिलौने वाली कार है तो वो आराम से चलती चली जाएगी, उसने बहुत कम रेसिस्टेंस आपको दिया तो आपको फील भी नहीं हुआ। मान लीजिए एक इतनी बड़ी सी कार है, ठीक है, तो उसको आप धक्का देंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्या पता आप धक्का दे भी पाएँ कि ना दे पाएँ। तो वो उसका मास ज़्यादा है तो वो आपको ज़्यादा रेसिस्टेंस दे रही है, ठीक है, तो आप उसको मूव नहीं करवा पाएंगे, 3-4 लोग लगेंगे, ठीक है। तो मतलब कि जिसका जितना मास होता है उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है। और इनर्शिया क्या होता है, प्रॉपर्टी चेंज करने को रेसिस्ट करता है। जैसे कि मेरे पास काफ़ी अच्छे से एग्जांपल, जैसे कि आप मान लीजिए बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और आपको सीट नहीं मिली, आप खड़े हैं ऐसे लटक कर जा रहे हैं, ठीक है, तो बस रुकी, आप चढ़े और ऐसे लटक के जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही बस चलना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, आप पीछे की ओर आपको धक्का मिलता है कि नहीं मिलता। ये क्यों होता है, अब देखिए, क्योंकि मान लीजिए बस का फ्लोर है, ठीक है, और ये आप खड़े हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी अभी रेस्ट में है ना, ये चलना नहीं चाहती है ना, ये रेसिस्ट करेगी मोशन को। तो क्योंकि आपके पैर इस फ्लोर से चिपके हैं तो जब ये आगे बढ़ेगी तो आपके पैर तो आगे बढ़ जाएंगे पर आपकी जो अपर बॉडी है वो तो नहीं चिपकी है ना, तो वो पीछे ही रहना चाहती है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहती है, तो इसीलिए आप ऐसे पीछे आपको धक्का मिलता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई बस चल रही है, स्पीड से चल रही है, आप खड़े हैं भाई साहब, मतलब आपको सीट नहीं मिली है और वो एकदम से रुकी, तो फिर क्या करेंगे, आप आगे चले जाएंगे। आगे क्यों चले जाएंगे, क्योंकि आपके पैर तो बस से चिपके हैं तो पैर तो रुक जाएंगे, पर आपकी बॉडी मूव कर रही थी ना, वो रुकना नहीं चाहती है उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें इनर्शिया है, ठीक है, रुकना नहीं चाहती, तो वो आगे चलती चली जाएगी, ठीक है, वो रुकेगी नहीं। अब जैसे शार्प टर्न पे
गाड़ी टर्न ले रही है, जैसे कि मान लीजिए लेफ़्ट टर्न ले रही है तो आप राइट की तरफ मुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप वहीं पे हैं, बस मुड़ गई ना, आप नहीं मुड़ना चाहते, तो ऐसा लगेगा कि आप राइट की तरफ झुके। अब बस राइट जाए तो ऐसा लगेगा आप लेफ़्ट की तरफ झुके। ठीक है, इनर्शिया मतलब समझ आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कारपेट्स होते हैं वो गंदे हो जाते हैं, तो कारपेट्स है, मान लीजिए कारपेट है जैसे खड़ा, फिर इस पर ऐसे मारा जाता है ना, ऐसे मारा जाता है ताकि इसके धूल के पार्टिकल निकल जाए। वो धूल के पार्टिकल क्यों निकलते हैं? क्योंकि कारपेट तो यहाँ आ जाता है, पर जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो यहीं रह जाते हैं, वो अपने मोशन को चेंज नहीं करना चाहते, तो इसीलिए आपने उसको मारा तो कारपेट तो पीछे आ गया, पर वो पार्टिकल्स वही रहेगा, तो पार्टिकल निकल गए। ठीक है, अब जैसे कोई ट्री है, इसमें कोई फ्रूट लगा है या फिर इसकी लीव्स हैं बहुत सारी, तो जब आपको ट्री को ऐसे ऐसे शेक करते हैं तो फ्रूट वहीं रहना चाहता है ना, तो वो तो नहीं मूव करना चाहता, तो इसीलिए अगर आप थोड़ा तेज़ से शेक करते हैं तो वो उस पर फोर्स लगता है, वो टूट के नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो अपनी जगह रहना चाहता है और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा एक फोर्स लगेगा ना, उसमें स्ट्रेचिंग होगी तो वो टूट के गिर जाएंगे। पत्तियाँ भी इसी तरह टूट के गिर जाती हैं। ठीक है, समझ आएगा आपको इनर्शिया का मतलब क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है लगभग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। देखिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी जुड़ गई आपकी लिस्ट में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? देखिए मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी मैं बताना भूल गया। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी या स्पीड बोलिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए। अब एक हमने पढ़ा है मास पढ़ा है, एक हमने पढ़ा, अब एक चीज़ आपके में जुड़ गई मोमेंटम। ठीक है, इतनी फिजिकल क्वांटिटी अभी तक याद कर रहे हो। ठीक है, सारी फिजिकल क्वांटिटी लिखते चलिए, याद करते चलिए। सबकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए आपको, सबका मतलब वेक्टर है कि स्केलर है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब ये इसको कुछ मतलब निकाला कैसे गया? तो ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब जाहिर सी बात है मास को किलोग्राम होती है और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड होती है, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? तो इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो मोमेंटम को समझने के लिए मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम, और मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। जैसे कि आप एक इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई करता है, बहुत दिन भर उसी में लगा रहता है, मान लीजिए किसी चीज़ में अपना पूरा हार्ड वर्क डाल रहा है, एफर्ट डाल रहा है, तो हम बोलते नहीं कि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो उसी तरह ये मोमेंटम होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एक कार है। ठीक है, तो इसका कुछ मास होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसका प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। तो बोल देते हैं इसका मोमेंटम इतना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा उसका मोमेंटम होता है उतना ही ज़्यादा ये आपको हर्ट करता है, ऐसा बोला जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए बुलेट है। ठीक है, बुलेट है तो इसका मास तो बहुत कम होता है, इसका मास तो मतलब ग्राम्स में होता है, पर इसकी वेलोसिटी तो थाउजेंड्स में होती है। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी जब इंटू करोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक ट्रक है, बहुत बड़ा सा ट्रक है। ठीक है, ट्रक है तो मान लीजिए बहुत धीमे वेलोसिटी से भी चल रहा है, पर इसका मास बहुत ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। मास इसका बहुत ज़्यादा है, भले ही वेलोसिटी कम है। ठीक है, तो इसका मोमेंटम अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही मोमेंटम इसी को कहते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं मोमेंटम पे छोटा सा। व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg व्हेन ही वॉक विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? P = m/v होता है। तो मास 75 और स्पीड है उसकी 2, तो 150 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये SI यूनिट है। अब हर बॉडी का मोमेंटम तो होता ही है, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे चल रही हो, क्योंकि हर बॉडी का मोमेंटम तो होता ही, क्योंकि उसका हर बॉडी का मास होता है, तो मास होता है तो मोमेंटम होता है। ठीक है,
पर मान लीजिए कोई रेस्ट है तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेस्ट पे होता है उनका मोमेंटम जीरो होता है। अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं जो कि S4 में लिखा है। इसमें लिखा है कि अ मूविंग बाइसिकल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग इट, ठीक है। तो बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज दैट इन अ मूविंग बॉडी सेज दैट a moving body should continue to move forever unless some external force act on it. So how do you explain the bicycle's case, ठीक है। तो उसने बोला गया कि अगर एक बाइसिकल है, कैसी होती है, ठीक है, मान लीजिए बाइसिकल है और ऐसा कर लीजिए, तो फिर ये एक रोड पे चल रही है, ठीक है, और यहाँ पे इसके पैडल्स हैं। तो इसने बोला कि अगर हमने थोड़ी देर में मतलब पैडलिंग करनी बंद कर दी चलते चलते, ठीक है, तो ये थोड़ी देर बाद जाके इसकी v = 0 हो जाएगी, ये रुक जाएगी। क्यों? बल्कि न्यूटन्स लॉ तो कहता है जो चीज़ चल रही है वो हमेशा चलनी नहीं चाहिए जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो भले ही इसमें आपको कोई फोर्स दिख नहीं रहा पर फोर्स लग रहा है। देखिए, एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन तो हर जगह होता है, फ्रिक्शन ना हो तो कुछ हम लोग चल ही ना पाएँ, ठीक है, बाइसिकल ना चले, एक ही जगह रुकी रहे, फ्रिक्शन फोर्स है। दूसरा एयर रेसिस्टेंस लग रहा है, ठीक है, हवा भी तो हमें रोक रही है, एयर रेसिस्टेंस, ये भी हर जगह होता है, एयर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इसीलिए बाइसिकल रुक जाती है, ठीक है। अपने आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है।